नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज नेक्सस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर। हमारे MPPSC प्री 2026 महारिविजन सीरीज के इस नए वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इसके टॉप 50 प्रश्नों का सेट हल करेंगे, जो पूरी तरह से नए पैटर्न और कथन आधारित स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के सेट्स मिस ना हो। बिल्कुल। और इस टेस्ट की फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। तो क्या हम पहले सवाल की ओर बढ़ें? हाँ बिल्कुल, आप प्रश्न और ऑप्शंस पढ़िए। ठीक है। प्रश्न 1, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और उत्खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में दुनिया के सामने इस नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। दूसरा, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, जबकि राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। और तीसरा, हड़प्पा शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर का है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पहले दोनों कथन एकदम सही हैं, लेकिन जो तीसरा कथन है ना, वो गलत है। तीसरा कथन मतलब हड़प्पा सिंधु नदी पर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हड़प्पा असल में रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु नदी के तट पर तो मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। ओह अच्छा, ये कंफ्यूजन अक्सर होता है। मतलब सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी है, तो दिमाग तुरंत सोच लेता है कि पहला शहर हड़प्पा भी सिंधु नदी पर ही होगा। सही कहा आपने। और ये नदियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। 1924 में जॉन मार्शल की घोषणा ने मतलब पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था कि भारत में भी मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी विकसित सभ्यता थी, और ये नदियां उनके लिए हाईवे का काम करती थीं। तो इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल भी है कि खोज के बाद आइए जानते हैं इस सभ्यता का विस्तार कहां तक था। प्रश्न 2 पढ़ती हूं। सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में सही मिलान वाले कूट का चयन करें। 1, सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर। 2, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र। 3, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। 4, सबसे पश्चिमी स्थल सुतका-गेंडोर, बलूचिस्तान। सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी सभी सही हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। चारों मिलान बिल्कुल सही हैं। अगर आप इसे विजुअलाइज करें तो उत्तर में मांडा, जो चिनाब नदी पर था, वहां से लेकर दक्षिण में प्रवरा नदी के पास दैमाबाद तक इसका विस्तार था। काफी बड़ा एरिया हो गया ये तो। हाँ, और पूरब में हिंडन नदी पर आलमगीरपुर और पश्चिम में दास्क नदी के किनारे सुतका-गेंडोर। अगर इन चारों पॉइंट्स को जोड़ें तो लगभग एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल बन जाता है। एक बहुत ही विशाल त्रिभुज। बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े एरिया में लगभग 1300 किलोमीटर में फैले होने के बावजूद उनके बांटने के वजन, ईंटों का अनुपात, सब कुछ एक जैसा था। कोई केंद्रीय प्रशासन तो रहा ही होगा। वाकई। विस्तार जानने के बाद अब इनकी उत्कृष्ट नगर योजना की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। 2, घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे। 3, जल निकासी प्रणाली पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका आंसर भी डी है। तीनों कथन पूरी तरह से सही है। उनका अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण ही तो उनकी सबसे बड़ी पहचान है। ये जो ग्रिड पद्धति है ना, एक कमाल की थी। मैंने सुना है कि ये कुछ ऐसा डिजाइन था कि हवा चलने पर सड़कें अपने आप साफ हो जाती थीं। हाँ, एकदम सही। एक तरह का प्राकृतिक वैक्यूम सिस्टम था।
और जो दरवाजे पीछे खुलने वाली बात है वो धूल और शोर से बचने के लिए था। उन्हें अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी थी। और जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम भी ढका हुआ था। बिल्कुल, आज के शहरों से भी बेहतर। पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियां थीं, जिनमें बीच बीच में मैन होल भी बने थे। लेकिन यहाँ एक अपवाद है। लोथल इकलौता ऐसा शहर था जहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अच्छा, और यही अपवाद हमारा अगला सवाल है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने कृत्रिम गोदीबाड़ा और मनके बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध था? ए. कालीबंगा, बी. लोथल, सी. धौलावीरा, डी. चन्हूदड़ो। इसका सही उत्तर बी है, लोथल। जैसा कि मैंने अभी बताया, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब था। इसीलिए वहां दरवाजे मेन रोड पर खुलते थे ताकि माल चढ़ाने उतारने में आसानी हो। मतलब एकदम आज के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसा सिस्टम। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, ये कृत्रिम गोदीबाड़ा यानी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं था। यहाँ जहाज आकर रुकते थे। 5000 साल पहले आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। क्या उन्हें ज्वार भाटे या टाइड्स की इतनी समझ थी? बिल्कुल थी। ये उनकी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। यहाँ से फारिस मतलब पर्शिया की मुहर भी मिली है, जो साबित करती है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था। और हाँ, यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। व्यापार के बाद अब कृषि और धातुओं के उपयोग से जुड़े आर्थिक जीवन का विश्लेषण करते हैं। प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। 1. हड़प्पा वासियों ने दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। 2. कृषि में हल का प्रयोग किया जाता था, जिसके प्रमाण कालीबंगा के जुते हुए खेत से मिलते हैं। 3. हड़प्पावासी लोहे के उपयोग से भली भांति परिचित थे और उनके अधिकांश हथियार लोहे के थे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. केवल 1 और 3। इसका सही उत्तर सी है, यानी केवल तीसरा कथन असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज? तो क्या उन्हें लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं पता था? जी नहीं, वे लोहे से पूरी तरह अनजान थे। उन्हें तांबा, कांसा, सोना, चांदी सब पता था, पर लोहा नहीं। लोहा तो भारत में बहुत बाद में, लगभग 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में आया। तो इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा कैसे करते थे बिना लोहे के हथियारों के? यही तो मजेदार बात है। खुदाई में हमें हथियारों के साक्ष्य ना के बराबर मिले हैं। मतलब ये एक बहुत ही शांतिप्रिय समाज था, जो सेना से नहीं बल्कि व्यापार और इकोनॉमी से चलता था। क्या बात है। अच्छा, आर्थिक जीवन से आगे बढ़ते हुए अब इनके धार्मिक प्रतीकों और मोहरों पर बात करते हैं। प्रश्न 6, प्रसिद्ध पशुपति मोहर जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, उस पर किस पशु का अंकन नहीं है? ए. गेंडा, बी. भैंसा, सी. गाय, डी. बाघ। इसका सही उत्तर सी है, गाय। पशुपति मोहर बहुत ही खास है। अगर हम इस मोहर को देखें तो बीच में त्रिमुखी देवता योग मुद्रा में बैठे हैं। हाँ, और उनके आसपास जानवरों का अंकन है। दाईं ओर हाथी और बाघ और बाईं ओर गेंडा और भैंसा, है ना? पर कहीं भी गाय या शेर नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? भारतीय संस्कृति में तो गाय बहुत पवित्र है। हाँ, लेकिन गाय का वो धार्मिक महत्व वैदिक काल में जाकर स्थापित हुआ। सिंधु घाटी के लोग सबसे ज्यादा कूबड़ वाले सांड यानी हम्प्ड बुल की पूजा करते थे। इसी मोहर को देखकर जॉन मार्शल ने इन्हें आद्य शिव या प्रोटोशिवा कहा था। पशुपति मोहर के इसी धार्मिक पहलू को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न 7 पढ़ती हूँ। हड़प्पाकालीन समाज और धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हड़प्पावासी मातृ देवी की पूजा करते थे, जो उनके समाज के मातृसत्तात्मक होने का संकेत देता है। 2. उत्खनन में कई विशाल मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जहां सामूहिक पूजा की जाती थी। 3. ये लोग भूत प्रेत और जादू टोने में विश्वास करते थे, जिसके प्रमाण ताबीज का मिलना है। सही कूट का चयन कीजिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1 और 3, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर बी है, केवल 1 और 3। जो दूसरा कथन है वो पूरी तरह से गलत है, और ये सच में हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला क्यों? क्योंकि समकालीन मेसोपोटामिया या मिस्र में बड़े बड़े मंदिर और पिरामिड मिले हैं, लेकिन
इतने बड़े सिंधु साम्राज्य में एक भी मंदिर या धार्मिक भवन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। एक भी मंदिर नहीं? तो वो पूजा कैसे करते थे? उनकी पूजा प्रकृति तक सीमित थी। पेड़, पौधे, जल और पशुओं की पूजा। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार शायद अनुष्ठानिक स्नान के लिए था। बाकी कथन 1 और 3 सही हैं। भारी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां और ताबीज मिले हैं, जो जादू टोने में उनके विश्वास को दिखाते हैं। इनके धर्म को समझने के बाद आइए इनकी उस लिपि की बात करते हैं जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। प्रश्न 8, सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह लिपि ब्राह्मी लिपि के समान बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बी, इसे जेम्स प्रिंसेप्ट द्वारा 1837 में सफलतापूर्वक पढ़ लिया गया था। सी, ये एक भावचित्रात्मक लिपि है जिसे बोस्ट्रोफिडॉन शैली में लिखा गया है। डी, यह लिपि पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा पर आधारित थी। इसका सही उत्तर सी है। ये एक भावचित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक लिपि है। इसमें कोई अल्फाबेट्स नहीं थे, बल्कि 400 के करीब अलग अलग चिन्ह थे। और इसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है ना, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। बिल्कुल सही। और ये बोस्ट्रोफिडॉन शैली भी बहुत अनोखी है। इसमें पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे और फिर बिना पेन उठाए दूसरी लाइन बाएं से दाएं, एक जिगजैग पैटर्न की तरह। खैर, अब कुछ अन्य प्रमुख शहरों और उनकी खासियतों पर एक नजर डालते हैं। प्रश्न 9, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों और उनकी विशिष्टताओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1, धौलावीरा। यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली और नगर का 3 भागों में विभाजन मिला है। 2, चन्हूदड़ो। ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ कोई दुर्ग नहीं था। 3, सुरकोटदा। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर डी है। तीनों कथन सही हैं। ये साइट्स बहुत ही विशिष्ट हैं। गुजरात का धौलावीरा अपने अद्भुत वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है और आमतौर पे शहर 2 भागों में बंटते थे, पर धौलावीरा 3 भागों में बटा था: दुर्ग, मध्यमा और निचला नगर। और चन्हूदड़ो एक इंडस्ट्रियल जोन था, इसलिए वहां कोई दुर्ग नहीं था। लेकिन सुरकोटता में घोड़े की हड्डियां, मतलब घोड़े तो आर्यों के साथ आए थे ना? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। आमतौर पर पूरी सभ्यता घोड़े से अनजान थी। सुरकोटदा के ये अवशेष एक बहुत बड़ा अपवाद है। कुछ का मानना है कि ये कोई जंगली गधा था, लेकिन अब ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि शायद व्यापार के जरिए वो सीमित मात्रा में घोड़ों के संपर्क में आए हों। हिंदू सभ्यता के लोग सिर्फ अपने तक सीमित नहीं थे, इनका जिक्र दुनिया की अन्य सभ्यताओं में भी है। प्रश्न 10, प्राचीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए, दिलमुन, बी, माकन, सी, मेलुहा, डी, उर। इसका सही उत्तर सी है, मेलुहा। आज का जो इराक है, वहां के सुमेरियन लेखों में भारत के इस क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। इसे नाविकों का देश भी कहते थे। नाविकों का देश मतलब ग्लोबल सी ट्रेड चल रहा था। बिल्कुल। सुमेरियन ग्रंथों में दिलमुन, जो आज का बहरीन है, और माकन यानी मकरान तट, इनका जिक्र भी आता है। ये सिंधु घाटी के व्यापारियों के लिए ट्रांजिट हब का काम करते थे। प्यारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में शवाधान की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हड़प्पा से R37 नामक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। कथन 2, लोथल से युगल शवाधान के प्रमाण मिले हैं, जिसे कुछ इतिहासकारों ने सती प्रथा का प्रारंभिक रूप माना है। कथन 3, सिंधु सभ्यता में शवों को दफनाने की कोई प्रथा नहीं थी, केवल पूर्ण दाह संस्कार ही किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2। मतलब कथन 3 पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि प्राचीन भारत में हमेशा से केवल दाह संस्कार ही होता था। हाँ, आम धारणा तो यही है ना। बिल्कुल, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही कहते हैं। असल में सिंधु सभ्यता में शवों के निस्तारण की मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित थीं: पूर्ण शवाधान,
आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। अच्छा, तो दफनाना मेन था क्या? जी, शवों को दफनाना सबसे अधिक प्रचलित विधि थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत हड़प्पा का वही R37 कब्रिस्तान है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि वे लोग शवों के साथ मिट्टी के बर्तन, तांबे के दर्पण और आभूषण भी दफनाते थे। अरे, तो क्या इसका मतलब ये है कि मिस्र के लोगों की तरह ही सिंधु घाटी के लोग भी आफ्टर लाइफ या मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते थे? बिल्कुल। उनका मानना था कि मृत व्यक्ति को अगले सफर में इन रोजमर्रा की चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर कथन 2 की बात करें, जो लोथल में मिले युगल शवाधान की है, जहां एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष को साथ दफनाया गया है। जिसे सती प्रथा से जोड़ा गया है। हाँ, कुछ इतिहासकारों ने इसे सती प्रथा से जोड़ा है, लेकिन आधुनिक पुरातत्वविद इस पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि यह किसी बीमारी या दुर्घटना में दोनों के एक साथ मृत्यु का मामला भी हो सकता है। सही बात है। सिर्फ 1 या 2 कब्रों के आधार पर पूरी सभ्यता पर सती प्रथा का ठप्पा लगाना तो जल्दबाजी होगी। एकदम सही। तो मृत्यु और संस्कारों की इन मान्यताओं को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है। कब्रों में जो कीमती चीजें मिली हैं, जैसे आभूषण, वो सब स्थानीय तो नहीं थीं। तो आखिर बिना आधुनिक परिवहन के ये सामान आ कहां से रहा था? चलिए इसी व्यापारिक नेटवर्क को हमारे अगले प्रश्न से डिकोड करते हैं। प्रश्न 12। हड़प्पावासी अपने शिल्प और उद्योगों के लिए विभिन्न कच्चे मालों का आयात करते थे। वे तांबा मुख्य रूप से कहां से मंगाते थे? ए. कोलार, कर्नाटक। बी. बदख्शा, अफगानिस्तान। सी. खेतड़ी, राजस्थान। डी. पामीर, मध्य एशिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, खेतड़ी, राजस्थान। क्योंकि देखिए, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हाँ, और कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन को मिलाना पड़ता है। बिल्कुल। तांबे की इस विशाल मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने राजस्थान की खेतड़ी खदानों का रुख किया। और कमाल की बात यह है कि खेतड़ी आज भी भारत में तांबे का एक प्रमुख स्रोत है। अरे वाह! लेकिन उनकी पहुंच सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं थी। ओमान से भी तांबा मंगाया जाता था। ओमान मतलब अरब सागर पार करके? जी, ओमान में हड़प्पा शैली के बर्तन मिले हैं जो समुद्री व्यापार की पुष्टि करते हैं। तो बाकी विकल्पों का क्या? वहां से क्या आता था? कोलार, जो कर्नाटक में है, वहां से सोना आता था और बदख्शां से वो लाजवर्द मणि आयात करते थे। लाजवर्द मणि मतलब लैपिस लाजुली? हाँ, ये एक बेहद खूबसूरत नीले रंग का पत्थर था। उस दौर में नीला रंग बहुत दुर्लभ होता था, इसलिए मेसोपोटामिया के अभिजात्य वर्ग में इसकी भारी मांग थी। हड़प्पावासी अफगानिस्तान से इसे लाते और आगे मेसोपोटामिया को बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। मतलब एक तरह से वे प्राचीन दुनिया के ग्लोबल मर्चेंट्स थे। लेकिन इतनी समृद्ध अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा नेटवर्क, फिर ये सब खत्म कैसे हो गया? हम अक्सर सुनते हैं कि रातों रात कोई प्रलय आई होगी। चलिए प्रश्न 13 में इस गुत्थी को सुलझाते हैं। प्रश्न 13। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सिद्धांतों और विचारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। कथन 1। मार्टिमा व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने आर्यों के आक्रमण को पतन का मुख्य कारण माना। कथन 2। रॉबर्ट राइक्स और जॉर्ज डेल्स के अनुसार बार बार आने वाले भूकंप और बाढ़ सभ्यता के पतन का कारण थे। कथन 3। सिंधु सभ्यता का पतन रातों रात अचानक हुआ और पूरी आबादी एक ही बार में नष्ट हो गई। इनमें से कौन से कथन असत्य हैं? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. केवल 3। डी. 1 और 2 दोनों। यहाँ सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3। मतलब कथन 3 पूरी तरह से असत्य है। हाँ, वो हॉलीवुड की फिल्मों में ही होता है कि कोई विशाल सुनामी आई और पूरा शहर एक रात में गायब हो गया। बिल्कुल, पुरातत्व ऐसा नहीं मानता। इस सभ्यता का पतन अचानक नहीं बल्कि बहुत क्रमिक था, जिसे होने में कई 100 साल लगे। तो फिर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्यों ने घोड़ों पर बैठकर आक्रमण किया, कथन 1 में जो लिखा है, क्या वो सच है? मार्टिमर व्हीलर ने 20वीं सदी की शुरुआत में यही थ्योरी दी थी, लेकिन आधुनिक विज्ञान और डीएनए रिसर्च ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को काफी हद तक खारिज कर दिया है। मोहनजोदड़ो में जो कंकाल मिले हैं वे किसी एक युद्ध के नहीं हैं,
तो फिर पतन का असली कारण क्या था? असल में पतन का सबसे ठोस कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। मानसून का पैटर्न बदला, बारिश कम हुई और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब घग्गर-हकरा नदी प्रणाली सूखने लगी। जिसे हम प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं। हाँ, बिना पानी के कृषि चौपट हो गई, व्यापारिक नेटवर्क टूट गया, लोग बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे गांवों में पलायन कर गए। यानी जलवायु परिवर्तन का खतरा कोई नई बात नहीं है। खैर, उनके विनाश से थोड़ा पीछे लौटते हैं। उनकी कला और तकनीक ऐसी थी कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। प्रश्न 14 इसी उत्कृष्टता पर आधारित है। प्रश्न 14, सिंधु घाटी सभ्यता की कला के उत्कृष्ट नमूनों में से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? ए. हड़प्पा, बी. कालीबंगा, सी. मोहनजोदाड़ो, डी. चन्हूदड़ो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मोहनजोदाड़ो। ये मूर्ति आकार में बहुत छोटी है, सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर लंबी। बस इतनी सी? जी, लेकिन इसका ऐतिहासिक और तकनीकी महत्व बहुत विशाल है। यह साबित करती है कि वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि धातु कर्म के मास्टर थे। उन्होंने इसे लुप्त मोम तकनीक से बनाया था। अच्छा, जिसे लॉस्ट वैक्स तकनीक भी कहते हैं। क्या आप इसे थोड़ा सरल भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल। इसमें सबसे पहले कलाकार मोम से एक मूर्ति बनाता है, फिर उस पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर उसे पकाया जाता है। गर्मी से अंदर का मोम पिघलकर बाहर आ जाता है। तो अंदर एक खाली सांचा बच जाता होगा। एकदम सही। फिर उस सांचे में पिघला हुआ गर्म कांसा डाला जाता है, ठंडा होने पर मिट्टी तोड़ दी जाती है और धातु की शानदार मूर्ति निकल आती है। ये तो बिल्कुल आज की आधुनिक कास्टिंग तकनीक जैसा है। 4,500 साल पहले धातु के पिघलने का इतना सटीक गणित वाकई अद्भुत है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर ये शहर इतने उन्नत थे तो इन्हें बसाने के लिए भूगोल की समझ भी रही होगी। प्रश्न 15 इसी पर केंद्रित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों और उनके किनारे स्थित नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था। कथन 2, रोपड़ जो पंजाब में है सतलज नदी के किनारे स्थित था। कथन 3, बनावली जो हरियाणा में है प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी की घाटी में स्थित था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। मतलब दिए गए तीनों कथन भौगोलिक रूप से बिल्कुल सटीक हैं। राजस्थान का कालीबंगा घग्गर के किनारे, हाँ, और रोपड़ सतलज के किनारे। हाँ, और हरियाणा का बनावली प्राचीन सरस्वती घाटी में था। इसके अलावा हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। एक बात गौर करने वाली है कि ये सभी प्रमुख शहर नदियों के ही किनारे बसे थे। लेकिन नदियां तो विनाशकारी बाढ़ भी लाती है ना? यही तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती और ताकत थी। नदियां उस समय के सुपर हाईवे थे। भारी सामान को बैलगाड़ियों से ले जाना बहुत महंगा और धीमा था, तो नदियों के जलमार्ग ने व्यापार को गति दी। और बाढ़ से बचने के लिए क्या करते थे? उन्होंने अपने शहरों को ऊंचे चबूतरों पर बसाया था, जो उनकी शानदार इंजीनियरिंग का एक और सबूत है। तो जल मार्गों और इतने बड़े शहरों का ये जो विशाल नेटवर्क था, इसे कंट्रोल कौन कर रहा था? प्रश्न 16 हमें इसी प्रशासन के करीब ले जाता है। हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उत्खनन में अस्त्र शस्त्रों और एक विशाल स्थायी सेना के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। कथन 2, इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। कथन 3, ऐसा माना जाता है कि यहाँ का शासन संभवतः एक वर्णिक वर्ग के हाथों में था। सही कूट का चयन करें। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3। यहाँ कथन एक पूरी तरह से असत्य है। अच्छा, तो सेना के कोई प्रमाण नहीं मिले? बिल्कुल नहीं, और यही सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। समकालीन मिस्र या मेसोपोटामिया में आपको बड़े युद्ध, तलवारें और सेनाएं दिखाई देंगी, लेकिन सिंधु घाटी में किसी विशाल सेना या युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। रुकिए,
पश्चिमी यूरोप के आकार का एक साम्राज्य जो सदियों तक चला, उसने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, तो फिर वहां का बॉस कौन था? क्योंकि वहां कोई राजा नहीं था, इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि वहां का प्रशासन व्यापारियों के एक समूह यानी वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। मतलब वे समझ चुके थे कि शांति ही सबसे अच्छा व्यापार है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी ऊर्जा युद्ध के बजाय व्यापार के मानकीकरण में लगाई और स्टुअर्ट पिगॉट ने इन दोनों बड़े शहरों की समान नगर योजना को देखकर ही इन्हें जुड़वां राजधानियां कहा था। ये वाकई एक आधुनिक कॉरपोरेट मैनेजमेंट जैसा लगता है। जी। और इस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट थी खेती। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। हड़प्पा वासियों की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान उन्हें नहीं था या जिसके उत्पादन के साक्ष्य नहीं मिले हैं? ए गेहूं, बी जौ, सी गन्ना, डी सरसों। इसका सही उत्तर है विकल्प सी गन्ना। तो क्या वे मीठा नहीं खाते थे? हाँ, मिठास के लिए वे प्राकृतिक शहद का प्रयोग करते थे, लेकिन गन्ने की खेती का कोई ज्ञान नहीं था। इसके अलावा वे लगभग 9 प्रमुख फसलें उगाते थे, जिनमें गेहूं, जौ, सरसों और मटर शामिल थे। लेकिन मैंने सुना है कि उनका सबसे बड़ा कृषि आविष्कार खाने की चीज नहीं बल्कि पहनने की चीज थी। बिल्कुल सही। और वो है कपास। दुनिया के इतिहास में सबसे पहली बार कपास उगाने और उससे सूती कपड़े बनाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही जाता है। यूनानी लोग कपास को सिंडोन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला है, यानी भारत के टेक्सटाइल हब बनने की शुरुआत तभी हो गई थी। अब अगर आपको इतने बड़े पैमाने पर व्यापार करना है तो मापन की कोई सटीक प्रणाली भी होनी चाहिए। प्रश्न 18 इसी पर है। सिंधु सभ्यता की मोहरों और माप-तौल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। कथन 1, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेलखड़ी पत्थर से बनी है और इनका आकार मुख्य रूप से वर्गाकार होता था। कथन 2, इनके बाट चर्ट नामक पत्थर से बने थे और निचले स्तर पर द्विआधारी प्रणाली का पालन करते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16। कथन 3, व्यापार के लिए उन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों को मानक मुद्रा के रूप में अपनाया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। यहाँ कथन 3 वो जाल है जिसमें अक्सर छात्र फंस जाते हैं। हाँ, मुझे भी लगता था कि सिक्कों का उपयोग तो होता ही होगा, लेकिन ये पूर्णतः असत्य है। वहां किसी भी प्रकार की मुद्रा या सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्या बिना पैसों के इतना बड़ा व्यापार कैसे चल रहा था? वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम के जरिए। आप मुझे कपास दीजिए, मैं आपको तांबा दूंगा। और इसे पारदर्शी बनाए रखने के लिए मोहरों और सटीक बाटों का इस्तेमाल होता था। मोहरें सेलखड़ी पत्थर की बनती थी। और ये जो कथन 2 में बाइनरी सिस्टम है 1, 2, 4, 8, 16, ये तो कंप्यूटर के बाइट्स जैसा लग रहा है। बिल्कुल। चढ़ पत्थर से बने उनके बाट अत्यंत मानकीकृत थे और 16 का अनुपात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ 1 रुपए में 16 आने का जो सिस्टम था, उसकी जड़ें इसी हड़प्पा-कालीन गणित से जुड़ी हैं। अरे वाह, 16 आने का इतिहास हड़प्पा से जुड़ा है। व्यापार की इस व्यवस्था को देखकर लगता है कि वे बहुत ही व्यावहारिक लोग थे। चलिए अब वास्तुकला की बात करते हैं जो उनके धार्मिक जीवन को दर्शाती है। प्रश्न 19, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसे सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था? ए धौलावीरा, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मोहनजोदड़ो। वहां मिला विशाल स्नानागार वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह पक्की ईंटों से बना एक विशाल पूल है। तो क्या ये सिर्फ नहाने के लिए एक पब्लिक स्विमिंग पूल था? नहीं, इतिहासकार मानते हैं कि यह रोजमर्रा के नहाने के लिए नहीं था। इसका डिजाइन बताता है कि यह किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र स्नान के लिए था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम कुंभ के मेले में आस्था की डुबकी लगाते हैं। और पानी रिसता नहीं था क्या? इसकी सबसे बड़ी तकनीकी खासियत यही है। पानी को रिसने से रोकने के लिए दीवारों और फर्श पर डामर यानी बिटुमेन का लेप लगाया गया था। ये दुनिया का पहला वाटरप्रूफिंग का उदाहरण है। मिस्र के लोग पिरामिड बना रहे थे और हमारे यहाँ सार्वजनिक स्वच्छता के लिए वाटरप्रूफ स्नानागार बन रहे थे।
प्रश्न 20 भारतीय उपमहाद्वीप में की गई प्रमुख खोजों पर आधारित है। भारतीय उपमहाद्वीप में खोजे गए हड़प्पाकालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कथन 2, कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं। कथन 3, बनावली से मिट्टी से बना एक हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इस अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन पहले तो किताबों में धौलावीरा को सबसे बड़ा बताया जाता था ना? जी, इतिहास की किताबें अपडेट होती रहती हैं। हाल के वर्षों में हरियाणा के राखीगढ़ी में जो उत्खनन हुए हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है, बल्कि शायद मोहनजोदड़ो से भी बड़ा। मतलब इतिहास अभी भी जमीन के नीचे से बाहर आ रहा है। और कालीबंगा की क्या विशेषता है? वहां से सभ्यता के विकास की कहानी मिलती है। शहर के बसने और पूरी तरह विकसित होने दोनों के साक्षी हैं। वहां से जुते हुए खेत के सबसे पुराने प्रमाण भी मिले हैं। और बनावली से जो मिट्टी का हल मिला है, खिलौने अक्सर समाज की वास्तविकता दिखाते हैं। इससे पुष्टि होती है कि वे खेती में हल का प्रयोग करना अच्छे से जानते थे। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, लोथल से हाथीदांत का पैमाना। 2, दैमाबाद से कांसे का रथ नग्न मानव आकृति के साथ। 3, कालीबंगा से भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य। विकल्प हैं ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। जी, देखिए, अगर हम लोथल की बात करें तो वहां से हमें मापन के लिए एक हाथी दांत का स्केल मिला है और महाराष्ट्र के दैमाबाद से कांसे का एक प्रमुख रथ मिला है। अच्छा। हाँ, और जो तीसरा कथन है कालीबंगा वाला, वहां हमें 2700 ईसा पूर्व के भीषण भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वहां की दीवारों में काफी गहरी दरारें पाई गई हैं। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 32 की ओर। ऐतिहासिक अध्ययन में सबसे पहले किस विद्वान ने इस संस्कृति के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का प्रथम प्रयोग किया? विकल्प ए, दयाराम साहनी। विकल्प बी, जॉन मार्शल। विकल्प सी, राखाल दास बनर्जी। विकल्प डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जॉन मार्शल। ठीक है। असल में 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने ही सबसे पहले लंदन इलिस्ट्रेटेड न्यूज में इसकी घोषणा की थी। जी, और उसी घोषणा में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस नई सभ्यता की खोज के बारे में बताया और पहली बार सिंधु सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया था। सही बात है। अगला है प्रश्न 33, हड़प्पा वासियों के कृषि और खान पान के संबंध में। कथन 1, मुख्य भोजन चावल था। कथन 2, चावल के प्रमाण लोथल और रंगपुर से मिले हैं। कथन 3, तरबूज, खजूर, सरसों और तिल का उत्पादन। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2 और 3। विकल्प सी, 1 और 3। विकल्प डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, यानी केवल 2 और 3। अच्छा, तो पहला कथन गलत है? जी हाँ, पहला कथन पूर्णतः गलत है, क्योंकि उनका मुख्य भोजन चावल नहीं था, बल्कि गेहूं और जौ था। बिल्कुल। चावल के साक्ष्य तो हमें बहुत ही सीमित मात्रा में मिले हैं, और वो मुख्य रूप से सिर्फ गुजरात के लोथल और रंगपुर से ही प्राप्त हुए हैं। बाकी तरबूज और खजूर वाला कथन एकदम सही है, स्पष्ट है। अब देखते हैं प्रश्न 34, जो नगर नियोजन के अपवादों पर है। कथन 1, लोथल के दरवाजों का मुख्य सड़क की ओर खोलना। कथन 2, चन्हूदड़ों में कुएं के लिए वक्राकार ईंटें। कथन 3, बनावली में जल निकासी प्रणाली का पूर्णतः अभाव। विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, 1 और 2। विकल्प सी, 2 और 3। विकल्प डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर डी है, यानी 1, 2 और 3। ये सभी कथन सही हैं और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। जी, क्योंकि सामान्य नियम तो अलग थे। बिल्कुल। देखिए, हड़प्पा के सभी शहरों की जल निकासी बहुत उन्नत थी, लेकिन हरियाणा के बनावली में नालियों की स्थिति काफी खराब थी। और अगर हम लोथल की बात करें तो वहां व्यापारिक सुविधा के कारण उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, जो कि बाकी शहरों से बिल्कुल अलग था। ठीक है, प्रश्न 35 पर आते हैं। किस स्थल से चांदी के बर्तन में लिपटे सूती कपड़े के टुकड़े के वास्तविक साक्ष्य मिले हैं?
विकल्प ए हड़प्पा, विकल्प बी लोथल, विकल्प सी मोहनजोदाड़ो, विकल्प डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो से। हाँ, दुनिया में कपास या सूती वस्त्र का जो पहला उपयोग है ना, वो हड़प्पा वासियों ने ही किया था। बिल्कुल। और इसके जो ठोस प्रमाण है वो हमें मोहनजोदाड़ो से चांदी के ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं पर चिपके सूती धागे के रूप में मिलते हैं। क्या बात है। अब प्रश्न 36, विदेशी व्यापार और कच्चे माल की आयात का मिलान करें। 1 टिन अफगानिस्तान या ईरान, 2 लाजवर्दमदी बदख्शां, 3 सोना कोलार, 4 सीसा दक्षिण भारत राजस्थान या ईरान। विकल्प ए केवल 1 और 2 सही हैं, विकल्प बी केवल 2 और 3 सही हैं, विकल्प सी 1, 2 और 3 सही हैं, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी सभी चारों मिलान बिल्कुल सही हैं। तो ये सही जगह एकदम सटीक हैं। जी, देखिए हड़प्पा वासियों का धातु कर्म बहुत उन्नत था। तांबा तो वो राजस्थान के खेतरी से मंगाते थे, लेकिन टिन उन्हें अफगानिस्तान से लाना पड़ता था। और जो लाजवर्द मणि है, जिसे नीले पत्थर के रूप में जाना जाता था, उसका व्यापार उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो बदख्शां से आता था। सोने के लिए वो कोलार पे निर्भर थे। शानदार। प्रश्न 37 पढ़ते हैं। औद्योगिक गतिविधियों की अधिकता के कारण किस स्थल को भारत का लंका शायर कहा गया है? विकल्प ए धोलावीरा, विकल्प बी चन्हूदड़ो, विकल्प सी लोथल, विकल्प डी सुरकोटदा। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो। हाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित ये शहर एक बहुत ही प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। अच्छा। यहाँ से हमें मनके, सीप, मोहरें और बांट बनाने के बहुत सारे कारखाने मिले हैं, और इसी औद्योगिक सघनता के कारण इसे ब्रिटेन के औद्योगिक शहर लंकाशायर की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल। प्रश्न 38 उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के बारे में है। कथन 1 झुकर झांगर संस्कृति का सिंध क्षेत्र में विकास। कथन 2 लेखन कला, बाट माप और पक्की ईंटों के ज्ञान का लुप्त होना। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। दोनों सही है। जी, 1900 ईसा पूर्व के बाद जो शहरीकरण था वो लगभग समाप्त हो गया था, और जो झुकर झांगर संस्कृति थी वो चन्हूदड़ों के खंडहरों पर ही बसी एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस दौर में लोगों ने अपनी उन्नत तकनीकें भुला दी थीं और वापस कच्ची ईंटों का उपयोग होने लगा था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब प्रश्न 39 समुद्री व्यापार और नाव का मॉडल। किस स्थल से पक्की मिट्टी या टेराकोटा से बना नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है? विकल्प ए मोहनजोदड़ो, विकल्प बी लोथल, विकल्प सी राखीगढ़ी, विकल्प डी रंगपुर। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, यानी लोथल। लोथल से? हाँ, क्योंकि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, जिसे हम गोदीबाड़ा भी कहते हैं। जी। वैसे मोहनजोदड़ो की मोहरों पर नाव के चित्र जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम नाव के वास्तविक टेराकोटा मॉडल या खिलौने की बात करें तो वो हमें स्पष्ट रूप से लोथल से ही मिला है। बिल्कुल सही। और अब हम स्थलों और राज्यों का मिलान। 1 राखीगढ़ी हरियाणा, 2 सुरकोटदा गुजरात, 3 आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, 4 मांडा जम्मू और कश्मीर। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी सभी चारों मिलान सही हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सभी चारों मिलान बिल्कुल सही हैं। तो चारों राज्य सही दिए गए हैं। जी हाँ, और इसमें अतिरिक्त जानकारी यह है कि राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। सुरकोटदा की अहमियत इसलिए है क्योंकि वहां से घोड़े की हड्डियां मिली थीं। और आलमगीरपुर जो मेरठ में है वो इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। उसी तरह मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है वो सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। प्रश्न 31 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान करें और सत्य कथन या कथनों का चयन करें। पहला लोथल SR राव, दूसरा कालीबंगा अमलानंद घोष, तीसरा धौलावीरा JP जोशी और RS बिष्ट। सही कूट चुने। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3
या फिर डी ए 2 और 3? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों। देखिए, यहां दिए गए तीनों मिलान ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह सत्य हैं। परीक्षा के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंधु सभ्यता की खोज कोई एक दिन का काम नहीं था। बिल्कुल, ये तो एक लंबी प्रक्रिया रही होगी। हाँ वही, जैसे एसआर राव ने 1954 में गुजरात के लोथल की खोज की, जो एक प्रमुख बंदरगाह था। फिर 1951 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के कालीबंगा को पहचाना। अच्छा, जी, वहां से हमें काले रंग की चूड़ियां और जुते हुए खेत के साक्षी मिले थे। बाद में बीबीलाल और बीके थापर भी इस काम से जुड़े। पर अगर मैं एक छात्र के नजरिए से सोचूं, तो इतने सारे नाम और साल याद रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खास तौर पर धौलावीरा के मामले में, जहां 2 बड़े नाम आ जाते हैं। सही कह रही हैं आप, इसीलिए क्रोनोलॉजी को समझना अहम हो जाता है। धौलावीरा की बात करें तो सबसे पहले 1967 में जेपी जोशी ने इसे खोजा था। जेपी जोशी ने। हाँ, लेकिन इसका जो व्यापक उत्खनन हुआ ना, वो 1990 के दशक में आरएस बिष्ट के नेतृत्व में हुआ। धौलावीरा अपने जल संरक्षण सिस्टम के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो उत्खननकर्ताओं को स्थल की सबसे बड़ी विशेषता के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन उन्नत नगरों की आर्थिक संपन्नता का बड़ा पैमाना कीमती धातुएं थी। तो प्रश्न 32 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मिलते हैं? ए. हड़प्पा संस्कृति में, बी. वैदिक संहिताओं में, सी. मौर्य काल में, या डी. ताम्रपाषाण संस्कृति में? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी हड़प्पा संस्कृति में। ये तथ्य अक्सर लोगों को थोड़ा चौंका देता है। हाँ, क्योंकि दिमाग में तो सबसे पहले तांबा या कान से ही आता है। बिल्कुल, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से ये साबित हो चुका है कि वे लोग चांदी के उपयोग और उसके धातुकर्म से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। पर यहाँ मेरी एक उलझन है। सिंध और पंजाब के उस इलाके में चांदी की खदानें तो है ही नहीं, तो क्या वे इसे कहीं और से मंगाते थे? यही तो इस सभ्यता की महानता है। उनके पास खदानें नहीं थी, पर उनका व्यापारिक नेटवर्क बेहद उन्नत था। वे मुख्य रूप से राजस्थान की जावर और अजमेर की खदानों से चांदी मंगाते थे। अच्छा, राजस्थान से? जी, और जब वहां से मांग पूरी नहीं होती थी, तो वे अफगानिस्तान और ईरान जैसे दूर दराज के इलाकों से भारी मात्रा में आयात करते थे। मतलब वे सिर्फ किसान नहीं, बल्कि एक वैश्विक व्यापारिक दृष्टि वाले लोग थे। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो अब देखते हैं कि वे सामान कैसे बनाते थे। प्रश्न 33। सिंधु सभ्यता की शिल्पकला और मृदभांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा वासियों के सबसे विशिष्ट बर्तन काले और लाल मृदभांड कहलाते थे। दूसरा, उन्होंने फायंस नामक एक कृत्रिम पदार्थ विकसित किया था, जिसका उपयोग सुगंधित द्रव्यों को रखने के छोटे बर्तन बनाने में होता था। तीसरा, उत्खनन में तकलियां नहीं मिली हैं, जो यह साबित करता है कि वे सूत कातना नहीं जानते थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. केवल 3, या डी. 1 और 2 दोनों? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल तीसरा कथन असत्य है। पहला और दूसरा कथन एकदम सही है। मुझे ये दूसरा कथन थोड़ा चौंका रहा है। फायंस एक कृत्रिम पदार्थ था। मतलब क्या उन्होंने हजारों साल पहले कोई आधुनिक रसायन प्रयोगशाला बना रखी थी? आप ऐसा कह सकती हैं। देखिए, फायंस प्राकृतिक नहीं था, और यही उनकी वैज्ञानिक सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसे आप प्राचीन दुनिया का प्लास्टिक समझ लीजिए। प्लास्टिक? अरे वाह! हाँ, वे बालू या क्वार्ट्ज के चूर्ण में कोई चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे, फिर उसे आकार देकर बहुत ऊंचे तापमान पर पकाते थे। उस पर एक चमकदार नीली या हरे रंग की परत चढ़ाई जाती थी। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लग रही है। बिल्कुल, इसे पायरोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल परफ्यूम जैसी महंगी चीजें रखने के लिए होता था। वे विलासिता की वस्तुएं बनाने में भी बहुत माहिर थे। और जो तीसरा कथन है वो गलत इसलिए है क्योंकि उत्खनन में सूत कातने के साक्ष्य मिले हैं। जी बिल्कुल मिले हैं। हकीकत तो ये है कि हड़प्पा के लगभग हर घर से पक्की मिट्टी और फायांस की तकलियां मिली हैं, जिन्हें अंग्रेजी में स्पिंडल वॉल्स कहते हैं। हर घर से? जी हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, इससे साबित होता है कि सूत काटना कोई एक कारखाने का काम नहीं था, ये घर घर में चलने वाला उद्योग था, और वे कपास और ऊन दोनों का उपयोग करते थे। जब अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी
तो जाहिर है उनके पास फुर्सत का समय भी होता होगा। तो सार्वजनिक संरचनाओं की बात करते हैं प्रश्न 34 में। सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है जहां से एक विशाल खेल का मैदान प्राप्त हुआ है? ए राखीगढ़ी, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा या डी बनावली? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, धौलावीरा। गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा सिर्फ अपने जल प्रबंधन के लिए नहीं बल्कि अपने इस अद्भुत स्टेडियम के लिए भी जाना जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक खाली मैदान था या इसकी बनावट में कुछ खास था? इसकी वास्तुकला बहुत सोची समझी थी। मैदान के चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बाकायदा सीढ़ीदार दर्शक दीर्घा यानी टेरेस्ड सीटिंग बनाई गई थी। हजारों साल पहले सीढ़ीदार स्टेडियम? बिल्कुल। सोचिए, लोग वहां जमा होकर किसी बड़े सार्वजनिक उत्सव या खेल का मजा ले रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि उनका जीवन सिर्फ खेती या व्यापार तक सीमित नहीं था, उनका सामाजिक जीवन भी बहुत समृद्ध था। लेकिन जो वे लोग जमा होते थे तो क्या सब बराबर थे? इसे परखते हैं प्रश्न 35 से। हड़प्पाकालीन समाज और नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला, हड़प्पा समाज में एक स्पष्ट सामाजिक स्तरीकरण मौजूद था जो घरों के आकार और शवाधान के तरीकों में भिन्नता से स्पष्ट होता है। दूसरा, मोहनजोदड़ो के लगभग हर आवासीय घर में अपना एक निजी कुआं और स्नानागार होता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। पहला कथन मुझे थोड़ा अजीब लगा। अक्सर पढ़ाया जाता है कि यह सभ्यता बहुत शांतिपूर्ण थी, तो फिर ये वर्ग भेद कैसे पनपा? देखिए, शांतिपूर्ण होने का मतलब आर्थिक समानता नहीं होता। खुदाई से साफ दिखता है कि नगर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटे थे। एक था दुर्ग, जो ऊंचे चबूतरे पर था, जहां शायद शासक या अमीर लोग रहते थे, और दूसरा हिस्सा आम लोगों के लिए होगा। हाँ, उसे निचला नगर कहते थे। वहां आम जनता, शिल्पकार और मजदूर रहते थे। यहां तक कि कब्रों में भी काफी फर्क दिखता है। किस तरह का फर्क? कुछ कब्रों में कीमती आभूषण मिले हैं और कुछ में सिर्फ मामूली मिट्टी के बर्तन। ये तो स्पष्ट स्तरीकरण है ना? बिल्कुल। और मोहनजोदड़ो के कुओं के बारे में जो दूसरा कथन है वो उनके जल प्रबंधन को दर्शाता है। जी, इनकी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग उस समय किसी भी सभ्यता से मीलों आगे थी। लगभग हर घर में अपना बाथरूम था, जिसकी नालियां मुख्य नाली से जुड़ी थीं। और अकेले मोहनजोदड़ो नगर से लगभग 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं। 700 कुएं एक ही नगर में? ये तो सच में अद्भुत है। चलिए अब परिवहन की बात करते हैं। प्रश्न 36, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ऊंट की हड्डियों के पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए कालीबंगा, बी सुरकोतदा, सी लोथल या डी हड़प्पा? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों का मिलना ये दिखाता है कि वे अपने पर्यावरण के प्रति कितने अनुकूल थे। यहाँ स्रोत में एक नोट भी है कि सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। मुझे लगता है छात्र अक्सर इन दोनों साक्ष्यों में उलझ जाते होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों ही जानवर बोझा ढोने के काम आते हैं, पर भौगोलिक संदर्भ समझना होगा। कालीबंगा राजस्थान के शुष्क इलाके में है, तो वहां ऊंट से बेहतर क्या होगा? सही बात है। वहीं गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि घोड़े का ज्यादा इस्तेमाल तो वैदिक काल में हुआ, पर सुरकोटदा बताता है कि सभ्यता के अंतिम चरण में वे इस जानवर से थोड़ा बहुत परिचित हो रहे थे। अच्छा, तो अब उनके धार्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37, सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पशुपति शिव की मुहर इस बात का प्रमाण है कि पुरुष देवता की पूजा भी समाज में प्रचलित थी। दूसरा, उत्खनन से शिवलिंग और योनि के आकार के पत्थर मिले हैं जो जनन क्षमता की पूजा का संकेत देते हैं। तीसरा, उन्होंने मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की, जिसकी नकल बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता ने की। सही कूट का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 और 2 सत्य हैं। तीसरा कथन तो ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह गलत है। गलत है,
पर मेसोपोटामिया या मिस्र में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, तो क्या सिंधु सभ्यता में एक भी मंदिर नहीं था? यही तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। पूरे सिंधु क्षेत्र में कोई भी ऐसा ढांचा नहीं मिला जिसे हम निश्चित रूप से मंदिर कह सकें। उनकी वास्तुकला पूरी तरह से उपयोगितावादी थी। तो क्या वे धर्म को नहीं मानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वे पशुपति शिव और मातृदेवी की पूजा करते थे। पेड़ों और जानवरों की भी पूजा होती थी, और जैसा आपने पढ़ा, पत्थरों के जरिए जनन शक्ति की पूजा के भी साक्ष्य हैं। पर यह सब शायद व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर होता था। उन्होंने इसके लिए विशाल सार्वजनिक मंदिर नहीं बनाए। ये उन्हें बाकी समकालीन सभ्यताओं से एकदम अलग बनाता है। चलिए अब आधुनिक इतिहास की तरफ मुड़ते हैं। प्रश्न 38। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनन किया जाने वाला पहला हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था? ए. लोथल, बी. कालीबंगा, सी. रोपड़ या डी. राखीगढ़ी? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, रोपड़। देखिए, 1947 का विभाजन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये हमारे प्राचीन इतिहास का भी बंटवारा था। इसका मतलब आजादी के बाद भारतीय पुरातत्वविदों को काफी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि मुख्य स्थल तो शायद पाकिस्तान चले गए। जी बिल्कुल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े स्थल भारत के पास नहीं रहे, तो नई सीमाओं के भीतर नए स्थलों को खोजना एक बड़ी चुनौती थी। इसी कोशिश में 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में पंजाब के रोपड़ में खुदाई शुरू हुई। अच्छा, तो रोपड़ पहला स्थल बना? हाँ, रोपड़, जिसे आज रूपनगर कहते हैं, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल था। इसके बाद तो गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में खोजों की झड़ी लग गई। अब उनके विदेशी संबंधों को देखते हैं। प्रश्न 39। हड़प्पा सभ्यता के बाह्य व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापारिक संतुलन हड़प्पा वासियों के पक्ष में था। दूसरा, वे मेसोपोटामिया को मुख्य रूप से सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी और हाथी दांत की वस्तुएं निर्यात करते थे। तीसरा, आंतरिक व्यापार के लिए वे मुख्य रूप से बैलगाड़ियों और नदी मार्ग की नावों का उपयोग करते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं या हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3 या डी. 1, 2 और 3? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही कथन पूरी तरह सत्य हैं। यहाँ एक शब्द आया है कि व्यापारिक संतुलन पक्ष में था। क्या इसका मतलब है कि वे उस समय के मैन्युफैक्चरिंग हब थे? बिल्कुल, आप उन्हें कांस्य युग का चीन कह सकती हैं। वे आयात कम और निर्यात बहुत ज्यादा करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में एक शब्द बार बार आता है, मेलुहा। मेलुहा, ये सिंधु क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता था। हाँ, इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं। मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा से सूती कपड़े, लकड़ियां और हाथी दांत की लग्जरी चीजें खरीदते थे, और इस पूरे व्यापार के लिए उनकी आंतरिक परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसमें बैलगाड़ियों और नावों का खूब इस्तेमाल होता था। एक सभ्यता जो इतनी समृद्ध थी, उसका अंत कैसे हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए. जीवितों का नगर, बी. मृतकों का टीला, सी. पशुपति का स्थान या डी. महान स्नानागार? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मृतकों का टीला, अंग्रेजी में जिसे माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। पर जो सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जल प्रबंधन में इतनी आगे थी, उसे ऐसा अंधकार में नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब 1920 के दशक में राखालदास बनर्जी और बाकी पुरातत्वविदों ने वहां खुदाई की, तो उन्हें बहुत ही डरावना दृश्य दिखा। शहर की गलियों में, कुओं की सीढ़ियों पर और कमरों में कंकाल अस्त व्यस्त पड़े थे। हे भगवान, क्या ऐसा लग रहा था कि कोई अचानक हमला हुआ हो? हाँ, ऐसा लग रहा था मानो लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे हों और अचानक कोई कहर टूट पड़ा हो। इसी भयावह दृश्य के कारण स्थानीय सिंधी भाषा में इसे मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला कहा जाने लगा। तो क्या ये सच में किसी युद्ध या नरसंहार का नतीजा था? देखिए, शुरुआत में मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत दिया था कि किसी बाहरी हमले से शहर तबाह हुआ, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च और कार्बन डेटिंग से ये बात काफी हद तक गलत साबित हो चुकी है। अच्छा, तो फिर असली वजह क्या मानी जाती है? अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये तबाही किसी भयानक महामारी, सिंधु नदी की भयंकर बाढ़
या फिर जलवायु परिवर्तन से आए सूखे के कारण हुई थी। इसी ने इतने सुनियोजित शहर को रातों रात शमशान बना दिया। ये तो इतिहास का एक बहुत ही गहरा और विचारणीय पहलू है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 41 है, हड़प्पाकालीन समाज की प्रकृति और हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह मूलतः एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। कथन 2, उत्खनन में रक्षात्मक कवच और हेलमेट के व्यापक साक्ष्य मिले हैं। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1। देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हड़प्पा समाज मूल रूप से एक शांतिप्रिय समाज था। अच्छा, मतलब युद्ध वगैरह नहीं होते थे? बिल्कुल नहीं। मतलब वो लोग मुख्य रूप से व्यापारी और किसान थे। और जहां तक हथियारों की बात है ना, उत्खनन में हमें किसी भी तरह के रक्षात्मक कवच जैसे ढाल या हेलमेट के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या बात कर रही हैं, कोई ढाल या हेलमेट नहीं मिला? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। जो थोड़ी बहुत हथियार मिले भी हैं, वो सिर्फ शिकार या जंगली जानवरों से बचाव के लिए थे, युद्ध के लिए नहीं। ये तो सच में हैरान करने वाला तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 42 की ओर। प्रश्न है, लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? ध्यान दें, नहीं हुआ है। विकल्प हैं ए गोदीबाड़ा, बी फारस की मोहर, सी मनके बनाने का कारखाना, डी जूते हुए खेत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, जूते हुए खेत। जूते हुए खेत, तो फिर ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य दरअसल राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ओह, कालीबंगा से? हाँ, बाकी जो 3 विकल्प है ना, जैसे गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड, फारस की मोहर और मनके बनाने का कारखाना, ये तीनों ही लोथल से मिले हैं। लोथल उस समय का एक बहुत प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। बिल्कुल, व्यापार का एक बड़ा केंद्र। तो अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 43। हड़प्पाकालीन शवाधान प्रथाओं के संबंध में सही सुमेलित युग्मों की पहचान करें। 1 लोथल युगल शवाधान, 2 सुरकोटदा कलश शवाधान, 3 कालीबंगा आयताकार और गोलाकार कब्रें। कूट विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। मतलब दफनाने के तरीकों में इतनी विविधता थी? जी बिल्कुल। देखिए, लोथल में हमें युगल शवाधान मिले हैं, मतलब 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। सुरकोटदा में वो राख को कलश में रखकर दफनाते थे, जिसे कलश शवाधान कहते हैं। अच्छा, राख को कलश में रखते थे? हाँ, और कालीबंगा में हमें कब्रों के आकार में काफी विविधता देखने को मिलती है, जैसे आयताकार और गोलाकार दोनों तरह की कब्रें। सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं। हड़प्पाकालीन व्यापारिक स्थल शोरतुगई वर्तमान में कहाँ स्थित है? विकल्प है ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, या डी ओमान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इतनी दूर? बिल्कुल। शोरतुगरी उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक उपनिवेश था, मतलब एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट था उनका। तो वहां से वो किस चीज का व्यापार करते थे? वहां से मुख्य रूप से लाजवर्द मणि, जिसे लैपिस लाजुली भी कहते हैं, उसका निष्कर्षण होता था। ये एक नीले रंग का कीमती पत्थर था और यहीं से इसे मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। मतलब इंटरनेशनल सप्लाई चेन काफी तगड़ी थी इनकी। प्रश्न क्रमांक 45 पर आते हैं। हड़प्पाकालीन शासन व्यवस्था और धर्म के संबंध में कथनों पर विचार करें। कथन 1, यहां मेसोपोटामिया की तरह पुरोहित राजा का स्पष्ट शासन था। कथन 2, ये लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, लेकिन इनके यहां कोई मंदिर नहीं मिले हैं। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 न ही 2। इसका सटीक उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2। तो पहला कथन गलत क्यों है? देखिए, मेसोपोटामिया या मिस्र के विपरीत हड़प्पा सभ्यता में हमें किसी भी पुरोहित राजा के शासन का कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलता। तो फिर शासन कौन चलाता था? ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि वहां संभवतः व्यापारी वर्ग का ही शासन था, और जहां तक दूसरे कथन की बात है, वो बिल्कुल सही है।
वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन पूरे उत्खनन में हमें आज तक एक भी मंदिर नहीं मिला है। कोई मंदिर नहीं मिला, ये सच में एक बड़ी बात है। अब प्रश्न क्रमांक 46 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों और उनके किनारे स्थित नदियों का कौन सा मिलान गलत है? ए हड़प्पा रावी नदी, बी मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, सी कालीबंगा लूनी नदी, या डी लोथल भोगवा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कालीबंगा लूनी नदी। ये मिलान गलत है। गलत है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे था? असल में कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, जिसे आज हम घग्गर हकरा नदी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ओह, घग्गर हकरा नदी तंत्र। हाँ, बाकी के जो तीनों विकल्प है ना, वो एकदम सही है। हड़प्पा रावी नदी पर, मोहनजोदाड़ो सिंधु पर और लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा था। तो नदियां बहुत अहम थी उनके लिए। प्रश्न क्रमांक 47। हड़प्पा वासी दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से मुख्य रूप से किस धातु का आयात करते थे? विकल्प ए तांबा, बी सोना, सी टिन, या डी चांदी। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी सोना। सोना मतलब गोल्ड? बिल्कुल। कर्नाटक की कोलार खदानें सोने के लिए आज भी प्रसिद्ध हैं, और उस समय भी हड़प्पा वासी वहीं से सोना मंगाते थे। तो तांबा और बाकी धातुएं कहां से आती थी? देखिए, तांबा मुख्य रूप से राजस्थान की खेतरी खदानों से आता था, और जो टिन और चांदी है ना, उसका आयात वे अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। काफी विस्तृत व्यापार था। अब आते हैं पतन के दौर पर। प्रश्न क्रमांक 48। उत्तर हड़प्पा काल या लेट हड़प्पन फेज के संदर्भ में कथनों को पढ़ें। कथन 1, इस काल में नगरीय जीवन समाप्त हो गया और ग्रामीण जीवन की वापसी हुई। कथन 2, इस काल में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार अपने चरम पर था। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। तो क्या मेसोपोटामिया के साथ व्यापार चरम पर नहीं था? बिल्कुल नहीं। उत्तर हड़प्पा काल असल में सभ्यता के पतन का काल था। इस दौरान जो उनका उन्नत नगरीय जीवन था ना, वो पूरी तरह खत्म हो गया था और लोग वापस ग्रामीण जीवन की ओर लौटने लगे थे। तो व्यापार का क्या हुआ? व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। विदेशी व्यापार खासकर मेसोपोटामिया के साथ बिल्कुल बंद हो गया था। तो चरम पर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। समझ गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस जानवर का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है? ए बाघ, बी हाथी, सी शेर, या डी गैंडा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शेर। शेर का साक्ष्य नहीं मिला? जी हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प तथ्य है कि बाघ, हाथी और गैंडा, इन सब के साक्ष्य हमें मोहरों पर या हड्डियों के रूप में मिलते हैं, लेकिन शेर का नहीं। एकदम सही। पूरे उत्खनन में शेर यानी लायन का कोई भी उल्लेख, चित्रण या हड्डी का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ये तो सच में कमाल की बात है। खैर, अब हम आते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न क्रमांक 50 पर। सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक वर्गीकरण के संबंध में कथनों पर विचार करें। कथन 1, लिपि के ना पढ़े जा सकने के कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। कथन 2, इसका विस्तार समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा था। कथन 3, ये सभ्यता केवल भारत और पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित थी। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 और 2। तो तीसरा कथन गलत क्यों है? देखिए, पहला और दूसरा कथन तो बिल्कुल सत्य है। इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए यह आद्य ऐतिहासिक है, और इसका विस्तार मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। हाँ, वो तो हमने देखा। लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि यह सभ्यता केवल भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं थी। जैसा कि हमने अभी शॉर्तुघाई वाले प्रश्न में डिस्कस किया ना, इसका विस्तार अफगानिस्तान तक था। बिल्कुल, वो व्यापारिक उपनिवेश। महारिविजन यहीं संपन्न होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इतिहास के इस सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का एक भी ऐसा कोना, एक भी ऐसा तथ्य या कॉन्सेप्ट ना छूटे जहां से एमपीपीएससी आयोग प्रश्न बना सके। उत्खनन के विवादों से लेकर नगर नियोजन की बारीकियों तक और व्यापार से लेकर इस महान सभ्यता के पतन तक हमने हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया है। अब बारी है आपके आत्ममूल्यांकन की। मुझे पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इन 50 कठिन प्रश्नों की कसौटी पर आपका स्कोर क्या रहा।
अगर आप 35 या 40 का आंकड़ा पार कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी एक बहुत ही मजबूत नींव पर खड़ी है। और अगर स्कोर कम है तो निराश नहीं होना है, बल्कि इस वीडियो से सीखकर अपने कमजोर पहलुओं को आज ही किताबों से दोबारा पढ़ना है। दोस्तों, आज 16 अप्रैल हो चुकी है और 26 अप्रैल 2026 को आपका वो महासंग्राम है जिसके लिए आपने महीनों तक तपस्या की है। अब आपके पास मात्र 10 दिन शेष हैं। ये 10 दिन घबराने या पीछे हटने के नहीं हैं, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी चेतना को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देने के हैं। यह समय खुद को साबित करने का है। इस पूरी क्लास की डिटेल व्याख्या वाली पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज नेक्सस पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अभी ज्वाइन कर लें। अगर ये मेहनत, ये कंटेंट आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार MPPSC प्रीलिम्स फोड़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि अगले टॉपिक का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अंत में आपकी इस 10 दिनों की निर्णायक लड़ाई के लिए बस इन 4 पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूंगा। इतिहास को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, तुम इतिहास रचने वाले बनो। सपनों की खातिर रातों की नींदों से अब बगावत करने वाले बनो। कठिन रास्तों की इन दुश्वारियों से ना घबराना है मुसाफिर, क्योंकि जो हार मानने से इनकार करते हैं, मंजिलें भी उनके ही आगे झुकती हैं। मैं आशुतोष द नॉलेज नेक्सस से मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बिना रुके रिवीजन करते रहिए और खुद पर 100% विश्वास रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।